अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो शॉपकीपर है उसने आर्टिकल को बाय किया है मैन्युफैक्चरर से 12,000 रुपीज में, ठीक है। तो फिर जीएसटी क्या लगेगी इस पे, यानी कि मैन्युफैक्चरर जो जीएसटी कलेक्ट करेगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे। अभी जो मैन्युफैक्चरर कलेक्ट करेगा तो पे कौन करेगा, पे करेगा शॉपकीपर। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का अपना लेक्चर जीएसटी के लेक्चर नंबर 5 होने वाला है और इस वाले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 और उसके आगे के क्वेश्चन, ठीक है। देखो, जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 किए थे। लेक्चर नंबर 4 की बात कर रहे हैं, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 किए थे सॉल्व और आपको तीनों का सोल्यूशन बताया था, डिटेल सोल्यूशन, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। थोड़े लेंथी क्वेश्चन हैं दोनों, तो दोनों को आप लोग ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। तो जिसमें जो कुछ भी बताने जा रहे हैं उसको डिटेल में समझना अच्छे से और अपने पास नोट करके रख लेना और आप भी उसको सॉल्व करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 इन दोनों को करते हैं और हमने आपको बताया था कि इस वाले लेक्चर में इन्हीं दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बेस्ड हैं इंट्रा स्टेट सेल्स पर, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है वो हमारे इंटर स्टेट सेल्स पर बेस्ड है, इसलिए हम इस वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ही करेंगे। उसके बाद हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, देखते हैं कि इसमें क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ये लिखा है, अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर फ्रॉम फॉर 12,000 रुपीज, ठीक है। देखो, शॉपकीपर है और मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। तो शॉपकीपर, मैन्युफैक्चरर और इसके बाद में क्या है, इसके बाद में यहाँ पर है, आगे पढ़ो जरा, शॉपकीपर एंड डिस्काउंट मार्क द प्राइस, यहाँ पर आगे कंज्यूमर, ठीक है, कस्टमर आ गया, ठीक। तो यहाँ पर टोटल 3 लोग हैं। कौन कौन है हमारे पास, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर है और शॉपकीपर है और कस्टमर है, ठीक है। ये यहाँ पर 3 लोग हैं, तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि जो मिड में होगा, ठीक है, उसके लिए हमको इनपुट और आउटपुट दोनों फाइंड करने होंगे, ठीक है। ये आप अपने माइंड में बैठा के रख लो अच्छे से। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद इसमें कह रहा है एंड मार्क्ड अप इट प्राइस बाय 25%, ठीक है। तो कह रहा है शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फॉर अ मैन्युफैक्चरर, ठीक है। देखो, एक शॉपकीपर ने मैन्युफैक्चरर से 12,000 रुपीज़ पर एक आर्टिकल बाय किया, ठीक है। और उस शॉपकीपर ने क्या किया, मार्क अप इट प्राइस बाय 25%, जो उसका मार्क्ड प्राइस रखा वो इस वाले प्राइस से 25% एक्स्ट्रा पर मार्क किया, ठीक है। द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%, और शॉपकीपर ने क्या किया, जब उसका मार्क्ड प्राइस इसके 25% एक्स्ट्रा पर रख दिया, उसके बाद उस पर 10% का डिस्काउंट भी दे दिया, ठीक है। अब और इसके बाद क्या है, द मार्क्ड अप प्राइस एंड ही गिव्स अ फर्दर ऑफ सीजन डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द बैलेंस ऑफ कस्टमर ऑफ टीवी, ठीक है। देखो यहाँ पर इस चीज़ का मतलब क्या है, काफ़ी सारे बच्चे इस वाली लाइन में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या लिखा है कि ऑन द मार्कअप प्राइस ही गेव अ फर्दर ऑफ सीजन डिस्काउंट। देखो, उसने क्या किया है कि जो 10% डिस्काउंट है, ठीक है, इसका जो मार्कअप प्राइस होगा उस पर 10% डिस्काउंट देने के बाद में जो अमाउंट बचेगा, ठीक है, डिस्काउंट काटने के बाद में जो भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट पर 5% डिस्काउंट दिया गया है अगर कोई कस्टमर टीवी परचेस करता है तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर टीवी का क्या प्राइस है ये नहीं बताया गया है, ठीक है। तो कहा गया है कि जो इस वाले प्राइस को 25% बढ़ाया गया, उस पर 10% डिस्काउंट दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो अमाउंट आएगा वही अमाउंट पर 5% डिस्काउंट करके ये टीवी का अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जो फाइंड करना वो इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया इफ द सेल्स आर इंटरस्टेट सेल्स एंड जीएसटी इज 12%, फाइंड ये तीनों क्वेश्चन हमको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, देखते हैं कि कैसे होगा ये वाला अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, चलिए शुरुआत करते हैं नए पेज के साथ में और देखते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, सबसे पहले तो आपने देख लिया है कि सेल्स कैसी है, यहाँ पर इंटरस्टेट सेल्स है, तो यहाँ लिख दोगे एज दी सेल्स आर इंटरस्टेट सेल्स, ठीक है। एज दी सेल्स आर intrastate sales and the rate of GST is 12%, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, सो जीएसटी कंप्राइजेज ऑफ, अब जीएसटी क्या होगा, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कंप्राइजेज ऑफ सी जीएसटी एट 6% एंड एस जीएसटी एट 6%, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है,
अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो शॉपकीपर है उसने आर्टिकल को बाय किया है मैन्युफैक्चरर से 12,000 रुपीज़ में, ठीक है। बाद में उसका प्राइस बढ़ाया गया है ना, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखोगे शॉपकीपर, दिस शॉपकीपर, ठीक है। यहाँ पर आप पूरा लिख लेना, दिस शॉपकीपर बायज एन आर्टिकल फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, ठीक है, फॉर कितने रुपीज़ में बाय किया है, 12,000 रुपीज़ में बाय किया है, ठीक है। यहाँ पर हो गया। अब तो फिर जीएसटी क्या लगेगी इस पे, यानी कि मैन्युफैक्चरर जो जीएसटी कलेक्ट करेगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर जीएसटी कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर। अब ये जो मैन्युफैक्चरर कलेक्ट करेगा तो पे कौन करेगा, पे करेगा शॉपकीपर, और पेड बाय शॉपकीपर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CGST 6% ऑफ 12,000, ठीक है। 12,000 का 6% ये हो जाएगा, तो 6/100 इंटू 12,000 कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा 72, ठीक है। तो 720 रुपीज़ ये आ जाएगा हमारे पास एज आ CGST। और SGST क्या हो जाएगा, SGST भी हमारे पास 6% ऑफ 12,000 रुपीज़ यही हो जाएगा, जो कि 720 रुपीज़ आएगा, ठीक है। देखो यहाँ तक तो आ गया। अब ये जो है हमारे पास, ये क्या है, ये CGST और SGST मैन्युफैक्चरर पे करेगा, ठीक है। अब ये जो शॉपकीपर है इसने इस GST को पे किया, तो इसके लिए क्या है, ये इनपुट GST हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे इनपुट GST फॉर शॉपकीपर, ठीक है, शॉपकीपर। तो इसके लिए इनपुट CGST और इनपुट SGST लिख दो। यहाँ पर क्या है, इनपुट CGST कितना हो गया 720 रुपीज़, और इनपुट SGST क्या हो गया, ये भी हो गया 720 रुपीज़, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरर का भी लिख दो कि मैन्युफैक्चरर विल पे 720 एज CGST एंड 720 एज SGST, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर और शॉपकीपर दोनों का हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर हमको आगे चल के जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है, अब कहा जा रहा है कि जो शॉपकीपर है, ठीक है, शॉपकीपर ने बाय तो कर लिया, एंड मार्क्स अप इस प्राइस बाय 25%, ठीक है। तो अब जो इसका मार्क प्राइस होगा वो क्या होगा, बाय द शॉपकीपर। तो यहाँ लिखेंगे मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल, इसका जो प्राइस बढ़ रहा है वो कौन कर रहा है, बाय द शॉपकीपर, क्योंकि शॉपकीपर ने इसको स्केल किया है, ठीक है। तो बाय द शॉपकीपर वो क्या है, वो है हमारे पास किसका 25% ऑफ लास्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर 12,000 का था ये, तो इसी का 25% इंक्रीज कर दिया गया है। तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 12,000 प्लस इसी का 25%, ठीक है, 25% ऑफ 12,000, ठीक है। तो जब इसको फाइंड करोगे 25% तो हो जाएगा 3,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 15,000, ठीक है। तो ये आ गया 15,000 रुपीज़ हमारे पास ये आ गया। तो मार्क प्राइस हमारे पास आ गया। अब क्या है, अब यहाँ पर कहा गया है कि शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्कअप प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर अब लिखो शॉपकीपर, ठीक है, शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस, ठीक है, ऑन द मार्क्ड प्राइस। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम डिस्काउंट का अमाउंट देखेंगे क्या है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। इतना आप समझ पा रहे हो, ये हमने बुक से ही लिखा है, तो कहीं और से नहीं लिखा, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो अब डिस्काउंट का क्या अमाउंट है वो देखो, तो इस 15,000 का, ठीक है, इसी का 10% हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1,500 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। अब देखो इसके बाद करना क्या है, इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन आपने अगर रीड किया होगा अगर, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस आर्टिकल को अब नहीं सेल किया जा रहा है। अब ये जो शॉपकीपर है ना, इसी आर्टिकल वाले प्राइस से ही इस टीवी को सेल किया जा रहा है,
बस उसी में क्या किया गया कि जो 10% डिस्काउंट काटने के बाद में जो अमाउंट आएगा, उस अमाउंट पे 5% डिस्काउंट लगा करके वो हो जाएगा टीवी का सेलिंग प्राइस। समझे आप? तो हमको बस वही लिखना है यहाँ पर, और अब ध्यान से देखना कि किस तरीके से ये किया जा रहा है, ठीक है? तो हम यहाँ पर अब लिखने जा रहे हैं, ये देखो, क्यों अमाउंट, ये जो डिस्काउंट का जो अमाउंट आया है ये, ठीक है, इसको हटाने के बाद में क्या होगा, तो इसके हटाने के बाद में जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो क्या होगा, तो यहाँ लिखोगे द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर अप्लाइंग, हमने क्या अप्लाई किया, डिस्काउंट है ना, अप्लाइंग डिस्काउंट टू द, किस पे अप्लाई किया था, टू द मार्क प्राइस, ठीक है, मार्क्ड प्राइस। तो वो क्या आ जाएगा, वो आएगा हमारे पास 15,000 माइनस ये 1500 डिस्काउंट, तो ये कितना आएगा 13,500 रुपीज़, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक। डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद में जो अमाउंट बचेगा वो हमारे पास ये होगा। और अब क्या होगा, अब हम लोग फाइंड करेंगे वही जो बाद में कहा गया है, क्या कि शॉपकीपर ने 5% डिस्काउंट भी दिया हुआ है, ठीक है, किस पे दिया है, इसी वाले अमाउंट पर। ये जो रिमेनिंग अमाउंट अभी हमने फाइंड किया है, अभी हमने आपको जो ये रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करके बताया है, इसी अमाउंट पर शॉपकीपर ने 5% डिस्काउंट दिया है, ठीक है, वो भी किस पर, ऑफ सीजन डिस्काउंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑफ सीजन डिस्काउंट की फॉर्म में ये डिस्काउंट दिया गया ना, इसको नए पेज में लिखते हैं हम यहाँ पर, एक सेकंड रुकिए, देखो, चलो देखो, अब हम क्या करते हैं, यहाँ तक आपके सामने है ये, ठीक है, कि रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास ये आ गया है। अब आपको लिखना क्या है वो देखो ध्यान से, ठीक है, क्योंकि लिखने में ही आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पर देखो, लिखोगे क्या, लिखोगे द शॉपकीपर गिव अ 5% ऑफर, सॉरी 5% डिस्काउंट है ना, ऑफर नहीं है, डिस्काउंट है, ठीक है, 5% डिस्काउंट टू द रिमेनिंग, ठीक है, टू द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कितने अमाउंट पर, 13,500 रुपीज़, ठीक है, इस अमाउंट पर 5% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो अब ये डिस्काउंट कब दिया है, तो यहाँ पर ये भी मेंशन कर दो, व्हेन सेलिंग आ टीवी टू द कस्टमर, ठीक है, ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया सब कुछ। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर डिस्काउंट का अमाउंट निकालेंगे, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल 5% ऑफ, किसका 5%, इसी 13,500 का, ठीक है, इस अमाउंट का 5%, ठीक है, तो 5% ऑफ 13,500, तो यहाँ पे 5/100 इंटू 135,000, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 का मल्टीप्लाई इसमें कराओ जरा, कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, 5 कैरी किया 2, और 5 3 15 2 17 7 कैरी किया 1, 5 1 जा 5 1 675 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। अब देखो डिस्काउंट का तो अमाउंट आ गया, तो जो सेलिंग प्राइस है टीवी का वो क्या होगा, ठीक है, तो हम इस वाले अमाउंट से, किससे, इस वाले अमाउंट से अगर हम ये डिस्काउंट लेस कर दें तो हमको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस उस टीवी का जो जो हमने, जो मतलब कि यहाँ पर आगे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, नाउ द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी, अब ये सेलिंग प्राइस किसने डिसाइड किया, तो शॉपकीपर ने, तो ये लिख दोगे बाय द शॉपकीपर, ठीक है, और कस्टमर जो है उसके लिए क्या हो गया, उसके लिए हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ लिख दोगे कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी टू द कस्टमर, ठीक है, यहाँ पर इतना लिख करके आप आ गया, ठीक। अब देखो सेलिंग प्राइस जो है वो क्या होगा, वो हमारे पास निकलेगा इसी में से, यानी कि 13500 में से ये 675 रुपीज़ लेस करके, ठीक है, जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास क्या जाएगा, सेलिंग प्राइस आएगा, सब्ट्रैक्ट करो जरा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, यहाँ 4 में 6 जाएगा नहीं, 14 6 8 बचेगा, यहाँ पर आ गया कितना 2, तो यह आ जाएगा 2 और यह आ गया 1, तो 12,825 इतने रुपीज़ आ जाएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी,
ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, अब ये आ गया है तो कस्टमर के लिए ये सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो कस्टमर जीएसटी कितना पे करेगा, वो इसी प्राइस पर पे करेगा ना। तो हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ, कस्टमर पे करेगा तो जाहिर सी बात है शॉपकीपर क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। तो हम कलेक्ट करने वाले को पहले लिखते हैं, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर और पेड बाय द कस्टमर। ठीक है, तो कस्टमर के लिए ने जो टैक्स पे किया उसको हम अलग से मेंशन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको हमने यहाँ पर मेंशन पहले ही कर दिया कि पेड बाय कस्टमर। ठीक है, अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो यहाँ पर सीजीएसटी क्या हो जाएगा, सीजीएसटी क्या हो जाएगा 6%। किसका 6%, इस सेलिंग प्राइस का। 6% ऑफ 12,825 रुपीज़। ठीक है, तो 6/100 इंटू 12825, 6 से मल्टीप्लाई करो जरा, 6 5 33, 30 का 0 कैरी किया 3। ठीक है, 6 2 12, 3 15, 5 कैरी किया 1, 6 8 48, 1 49 का 9 कैरी किया 4, 6 2 12, 12 4 16, 6 कैरी किया 1, 6 1 6 1 7, 769 50 अपॉन में 100 है ना, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा दो, तो 69 है ना, ये हो गया 0.50। तो ये हमारे पास आ गया इतने रुपीज़ एज अ सीजीएसटी। इसको आप 769.5 भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास सीजीएसटी हो गया। और एसजीएसटी क्या होगा, यही होगा 6% ऑफ 12,825 रुपीज़। ठीक है, ये भी 769.5 इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, अब हमारे पास सीजीएसटी एसजीएसटी हो गया है। ठीक है, हमने आगे पहले क्या किया था कि इनपुट आउटपुट आई थिंक लिखा था, है ना, शॉपकीपर के लिए इनपुट लिखा था। अब ये क्या आ गया, शॉपकीपर के लिए आउटपुट आ गया जीएसटी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आउटपुट जीएसटी फॉर शॉपकीपर। तो आउटपुट सीजीएसटी क्या हो जाएगा, आउटपुट सीजीएसटी ये 769.5 और आउटपुट एसजीएसटी यही हो जाएगा 769.5। ठीक है, इतने रुपीज़ आएगा हमारे पास इसका आउटपुट जीएसटी किसका, शॉपकीपर का। ठीक है, अब हमने सब कुछ फाइंड कर लिया, अब हमको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे आना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और भाई हमको बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लिखा है द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी विच द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी। अब कंज्यूमर ने जो टीवी के लिए अमाउंट पे किया उसमें टैक्स इंक्लूड करके हमको बताना है कि कितना पे किया है। ठीक है, तो कंज्यूमर ने पे किया तो जाहिर सी बात है हमको कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे निकलेगा, यहाँ पर वो निकालने के लिए हमने देखो यहाँ पर क्या क्या निकाला था। कस्टमर के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है आगे, कस्टमर के लिए ये हमारे पास सेलिंग प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस है और ये जीएसटी है दोनों, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, फाइंड कैसे लिखो कैसे, तो यहाँ वही लिखोगे क्या कि द प्राइस, ठीक है, लिखना आपको वही है जो क्वेश्चन पूछा गया, द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी। ठीक है, पेड बाय कंज्यूमर, इतना लिख दो आप। ठीक है, कैसे निकलेगा ये निकलेगा कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी टू द कंज्यूमर। ठीक है, प्लस जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, इन दोनों को आप ऐड करोगे, जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर ने जो जीएसटी पे करी है वो 2 है। ठीक है, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी, ये क्या है हमारे पास, ये तो यहाँ पे दिया गया 12,825 प्लस सीजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर। ठीक है, प्लस एसजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, एसजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, आप हर चीज़ मेंशन कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दोगे कंज्यूमर, उसके बाद 12,825 प्लस इसका अमाउंट क्या है, ये हमारे पास 769.5। ठीक है, 769.5 प्लस ये भी 769.5 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 12,825। पहले इन दोनों को ऐड कर लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 5 10 0 कैरी किया 1, 9 9 18 1 18 1 19 9 कैरी किया 1। ठीक है, 6 6 12 1 13 3 कैरी किया 1, 7 1 14 1 15। ठीक है, ये आ गया, लास्ट में पॉइंट लगा तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो 1539, इसको 1539 भी कंसीडर कर सकते हो, पॉइंट के बाद 0 है उसको हटा दो। ठीक है,
तो अब इसको और इसको ऐड कर दो, तो ये 9 5 14, 4 कैरी किया 1, ठीक है, 3 और 2 5 1 6, ठीक, 5 और 8 कितना हो गया, 8 5 13, 3 कैरी किया 1, और ये 2 1 3 1 4 है ना, और लास्ट में ये 1 है, ठीक। तो ये क्या 14,364 रुपीज़ ये कस्टमर ने पे किया है, क्या इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, ठीक है, टैक्स को इंक्लूड करके कस्टमर ने टीवी के लिए इतना अमाउंट पे किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, आप लोग अपने आंसर शीट में मैच करा सकते हो, आंसर यही आएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, कह रहा है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। शॉपकीपर ने कितना जीएसटी पे किया, यही पूछा गया, तो शॉपकीपर के लिए हमने आउटपुट इनपुट पहले ही निकाल लिया है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे वही जो पूछा गया है, पूछा क्या गया है, कहा गया है द टैक्स, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी, ठीक है, पेड बाय शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कैसे निकलेगा, ये हमारे पास निकलेगा शॉपकीपर के लिए है ना, तो यहाँ पर लिखोगे आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। अब शॉपकीपर ने आउटपुट कितना एसजीएसटी था उसके लिए, देखो शॉपकीपर के लिए आउटपुट एसजीएसटी ये है 769.5, तो यहाँ पर लिख दो 769.5 माइनस शॉपकीपर के लिए इनपुट जीएसटी क्या था, तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में हमने निकाला तो शॉपकीपर के लिए जीएसटी, तो यहाँ पर इनपुट कितना है 720 रुपीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 720 रुपीज़, ठीक। देखो 769 है 720 है, सीधे से सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा 49.5 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, ठीक है, छोटा है बहुत बड़ा नहीं है। अब आगे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, देखो क्या है, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना टैक्स रिसीव किया, अभी इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो देखो ये कैसे फाइंड होगा, इसको फाइंड करने के लिए हम इसी के पीछे करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है कि द अमाउंट ऑफ टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला है, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी, इसके अंदर क्या होगा कि जितना सीजीएसटी पे किया शॉपकीपर ने वो प्लस जो होलसेलर था या फिर स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरर जो भी था उसने जितना सीजीएसटी पे किया वो, ठीक है, उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हम फाइंड करेंगे किसके सम से, सीजीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर प्लस सीजीएसटी पेड बाय शॉपकीपर, ठीक है, पेड बाय शॉपकीपर। अब देखो अभी हमने शॉपकीपर के लिए क्या निकाला था एसजीएसटी, तो पहले तो ये निकाल लो फिर उसके बाद इसमें अप्लाई कर देना है ना। तो ये काम करो, सबसे पहले तो हमने जहाँ पर ये सॉल्व किया था वहीं पर भी एसजीएसटी तो हमने फाइंड ही कर लिया कितना पे किया था, सीजीएसटी भी यहीं पर फाइंड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड पेड बाय शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो यही सेम चीज़ स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी लिख दो, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी, ये आप पहले ही निकाल लेना, ठीक है, या तो बाद में निकालोगे तो फिर इसके बाद में आपको एक लाइन इंक्लूड करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिख दो अंडर जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो आपको पता है अमाउंट यही आने वाला है लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना। तो यहाँ पर लिखोगे आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी दोनों के अमाउंट भी यही होंगे 769.5 माइनस 720, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 49.5 रुपीज़ यही आने वाला है, ठीक है। तो ये सीजीएसटी आ जाएगा, तो बस यहाँ पर आपको क्या करना है दोनों अमाउंट को लिख देना है। तो सीजीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर ये कितना था, तो ये देखो हमारे पास क्या था सीजीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर, तो मैन्युफैक्चरर विल पे 728 सीजीएसटी 728 एसजीएसटी, स्टार्टिंग में फाइंड किया था ना, तो ये आ जाएगा 720 रुपीज़। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 720 प्लस जीएसटी सीजीएसटी पेड बाय शॉपकीपर ये कितना है, ये भी हमने फाइंड किया 49.5, तो यहाँ पर लिख दोगे 49.5
दोनों को ऐड करोगे तो 769.5 रुपीज़ आएगा। और यही हमारा क्या आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड क्वेश्चन ये था हमारे पास, जिसको हमने अभी भी सॉल्व करके आपको बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के सारे पार्ट हो गए यहाँ पर। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, देखते हैं क्या है। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगभग 20 मिनट लगता है, तो लेक्चर जो है थोड़े लेंदी हो जाते हैं। ठीक है, आपका काम है उसको देखना, अच्छे से सॉल्व करना। अगर आप चाहो तो एक क्वेश्चन पे भी लेक्चर बना सकते हैं। ठीक है, आपके लिए। देखो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है थोड़ा लेंदी है, इसको लिखने में लगता है समय। ठीक है, इसमें क्यों, इसमें इसके अंदर पहले से ही 4 पार्ट है। ठीक, और यहाँ पर स्टार्टिंग में देखोगे तो आपको मैन्युफैक्चरर और होलसेलर दिख ही रहा है। ठीक, अगर मैन्युफैक्चरर दिया है, होलसेलर दिया है, उसके बाद रिटेलर है, फिर कस्टमर है। जब 4 लोग हैं तो ज़ाहिर सी बात है 2 लोगों के लिए हमको इनपुट और आउटपुट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा वो हो सकता है थोड़ा सा लेंदी, इसलिए अभी हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे ही रखते हैं। ठीक है, इसके जस्ट बाद आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी मिल जाएगा। देखो क्या है कि लेक्चर ज़्यादा लेंदी होते हैं इसलिए बच्चे देखते नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा लेंदी लेक्चर बना के कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताया है, इसके जस्ट बाद आपको क्वेश्चन नंबर 8 मिल जाएगा, तो उसको आप अच्छे से देख लेना। हम इस लेक्चर में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंदी हो गया है। ठीक है, 20 मिनट हो गया है, 30-40 मिनट 45 मिनट का लेक्चर हो जाता है तो कोई देखता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस लेक्चर को ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम यही रखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक। क्वेश्चन नंबर 8 को हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व। तब तक के लिए आप क्या करो, जितने क्वेश्चन आपको बताएं उनको एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से। अगर आपने सॉल्व कर रखे तो एक बार उसको देख लो अच्छे से, और 1-2 क्वेश्चन अगर आपको डाउट लगते हैं तो उनको भी सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 तक के हमने क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं। टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें कितने हैं, 12 है, यानी कि 5 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। ठीक है, तो देखो, अगर हो सकेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा देंगे, अगर कम टाइम लगता तो हम यहाँ पर डबल क्वेश्चन आपको करा देते। ठीक है, लेकिन समय ज़्यादा लग रहा है इसलिए क्वेश्चन कम रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज करो। जय हिंद, जय भारत।